जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, परमाणु बम क्या होता है, यूरेनियम क्या होता है, हाइड्रोजन बम क्या होता है, यूरेनियम से बिजली कैसे बनाती है। तो इन सारे टॉपिक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिवता परिभाषा होती है कि अस्थायी तत्वों के नाभिक विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिवता कहते हैं। आपके कुछ समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देखते हैं। अस्थायी तत्वों के नाभिक विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिघटना को इस परिवर्तन की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अस्थायी तत्व, पहला वर्ड है अस्थायी तत्व। इधर देखिए, अस्थायी तत्व इधर देख लीजिए। आवर्त सारणी में 1 से लेकर 118 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है H, लास्ट वाला नहीं पता क्या होता है, आप बस इतना समझिए 118 तत्व होते हैं, 1 से लेकर 18। अब इसमें से जो 82वां तत्व होता है, 82वां तत्व जो होता है उसे बोलते हैं पीवी लेड, इसे पीवी बोलते हैं। इसके ऊपर जो तत्व होते हैं 82 से लेकर कितना 118 तक, जितने भी बीच वाले तत्व होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी तत्व कहलाते हैं। अब दोबारा परिभाषा समझो कि अस्थायी तत्वों के नाभिक विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये विकिरण छोड़ते हैं। अब आप कहोगे कि विकिरण क्या होता है। विकिरण का मतलब होता है तरंगे, किरणें। तरंग किरण कुछ इस प्रकार समझिए कि जैसे हम एक्सरे कराने जाते हैं, सीने का एक्सरे कराने जाते हैं, तो जो एक्सरे वाला होता है वो हमारे शरीर पर विकिरण छोड़ता है, एक्स किरणें छोड़ता है। तो एक्स किरणें भी क्या एक प्रकार का विकिरण है, एक्स किरणें भी एक प्रकार का विकिरण है। तो इसी तरीके से कुछ तत्व होते हैं जो अपने आप में से विकिरण छोड़ते रहते हैं। विकिरणों का उत्सर्जन करके स्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन की क्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। देखो, जैसे कोई 83वां तत्व है, 83 84 जो भी है, तो मान लीजिए 92 नंबर का तत्व है, परमाणु क्रमांक है 92, इसका क्या होता है, यूरेनियम होता है। तो ये अपने में से विकिरण छोड़ेगा। विकिरण का मतलब है किरणें छोड़ेगा। वो किरणें कौन कौन सी होंगी, वो होंगी अल्फा, बीटा, गामा। वो होंगी अल्फा, बीटा, गामा। इन किरणों को वो इसमें से अपने आप में से निकालते रहेगा। तो उससे क्या है, ये जब निकालेगा तो इसका द्रव्यमान भी कम हो जाएगा, परमाणु क्रमांक भी कम हो जाएगा, और लास्ट में आकर ये क्या बन जाएगा, पीवी लेड बन जाएगा। देहाती भाषा में हम समझें तो ऐसे समझिए कि जैसे कोई मोटा आदमी है तो वो अपना चर्बी घटा रहा है। कोई मोटा आदमी है वो अपनी चर्बी घटा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। जब एक्सरसाइज करेगा तो चर्बी पिघलेगी, और चर्बी पिघलेगी तो क्या होगा, वजन कम होगा। लेकिन एक लिमिट आएगी कि उससे नीचे उसका वेट लॉस नहीं होने का है, उससे नीचे उसका वेट लॉस नहीं होने का मतलब वजन कम नहीं होने का। एक लिमिट आएगी, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से जो 82 से ऊपर वाले तत्व होते हैं वो अपने आप में से किरणें छोड़ते रहते हैं, एक प्रकार का वजन घटाते रहते हैं। तो उससे क्या है, वजन घटाने से उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आप जानते होंगे, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान घटता चला जाता है और आके कौन से नंबर पर हो जाता है, 82वें नंबर पर हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम पीवी लेड। ध्यान से देख लीजिए, ये होता है पीवी लेड, 82 नंबर। हर तत्व जो इससे ऊपर होगा अपने में से विकिरण छोड़ेगा और क्या बन जाएगा, पीवी लेड बन जाएगा। अब ये पीवी लेड क्या है, पीवी लेड जिसे हम बोलते हैं शीशा, पीवी लेड जिसे हम बोलते हैं शीशा। शीशा जो होता है पानी को प्रदूषित करता है, शीशा पानी को प्रदूषित करता है, और ये इसका फिल्टराइजेशन जो आरओ मशीन होती है, फिल्टर वाला पानी, उसी से किया जा सकता है बस। अब आगे समझिए कि वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित होते रहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। ऊपर वाली बात आ गई कि वे तत्व जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित होते रहते हैं, यानी अपने आप में से किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। इनसे निकलने वाले विकिरण तथा इनका यह गुण रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 82 से अधिक है, 83, 84, 85, 86, इसी प्रकार से 118 तत्व तक मान लीजिए, 118 तत्व होते हैं। तो उनमें से क्या अल्फा बीटा किरणें निकलती हैं उन तत्वों में से, और लास्ट में आकर वो 82 पे आकर स्टेबल हो जाते हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब आगे समझते हैं कि इसमें से इसकी जो खोज करी थी वो करी थी हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि कुछ तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, अल्फा बीटा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वे रेडियो एक्टिव तत्व बन जाते हैं। रेडियो एक्टिव को देहाती भाषा में ऐसा समझिए जैसे कोई जंतु मर गया, ठीक है, अब जंतु मर रहा है तो क्या होगा, वो सड़ेगा, जब सड़ेगा तो उसमें बदबू फैलेगी, तो क्या होगा, लोग बीमार होंगे। इसी तरीके से जो तत्व है वो अपने आप में किरणें निकालेंगे, और किरणें निकालेंगे तो उनसे भी बीमारी फैलती है, जो किरणें निकलती हैं उससे भी बीमारी फैलती है। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए,
ये वाली बात तो मैंने आपको समझा दी है कि जो तत्व 82 से 118 के बीच होते हैं वे रेडियो एक्टिवता शो करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब जो विकिरण होते हैं जैसे अल्फा बीटा गामा, इनके बारे में अब समझते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले समझिए अल्फा बीटा गामा, इसकी जो प्रकृति होती है, प्रकृति का मतलब है ये कैसा व्यवहार करता है, वो करता है धनात्मक व्यवहार, बीटा करता है ऋणात्मक व्यवहार, और गामा जो किरण होती है वो करती है उदासीन व्यवहार, यानी इस पर ना ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। रचना के संबंध में देखिए, इसकी जो रचना होती है, जो हीलियम होता है हीलियम He, ये उसके 2He4 ये इसकी तरह व्यवहार करेगा, और ये जो बीटा है वो इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा, और ये करेगा वैद्युत चुंबक विकिरण की तरह। वैद्युत चुंबक विकिरण का मतलब कुछ इस प्रकार समझिए कि जैसे हम फोन मिलाते हैं किसी को, तो हमारे फोन से एक किरण निकलती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, और वो किरण जाकर टावर पे लगती है। जो टावर पर ढोलक टाइप की लगी होती है, उनसे जाकर वो किरण टकराती है, तो जो किरण निकल रही है वो होती है हमारी गामा किरण। तो उसी को बोलते हैं हम वैद्युत चुंबकीय विकिरण। अब क्या होता है, जैसे वो उस जो ढोलक टाइप की बनी होती है या रॉड टाइप की जो लगी होती है, उस पर जाकर टकराएगी, टकरा के क्या है वो दूसरे टावर को ट्रांसफर होगी, और दूसरे टावर से ट्रांसफर होकर जिसके पास फोन मिलाना होता है उसके मॉल में जाकर रिंग होगी। तो आगे समझते हैं कि इसकी जो भेदन क्षमता है वो सबसे कम होती है। अल्फा जो किरण होती है उसकी जो भेदन क्षमता है सबसे कम होगी। बीटा किरण की भेदन क्षमता का मतलब है कि आर पार हो जाना, जैसे ये हाथ है तो इससे आर पार हो जाना इस तरीके से, तो बीटा की अल्फा से ज्यादा होगी, और ये गामा है इसकी सर्वाधिक होगी। तो गामा किरण का मतलब है जो हम फोन से जो तरंगें निकलती हैं वो गामा किरण होती हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। हम इतने मतलब घर में रहते हैं और घर की दीवारें इतनी मोटी होती है, उसको भी चीरती हुई हमारे फोन तक आ जाती हैं। अब ऐसा जैसे ये फोन है, इधर कोई टावर है, तो इधर से अगर गामा किरणें चलेंगी तो वो ऐसे घूम के नहीं आएंगे दिमाग से, वो सीधे दिमाग के आर पार होती हुई आएंगी। तो उससे क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं आसमान में, जो पक्षी उड़ रहे होते हैं, तो आसमान में तो बहुत सारी गामा किरणें होती हैं, तो उनके बीच से जब पक्षी गुजरते हैं तो उनके शरीर के वो आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से पक्षियों की बहुत जल्दी मौत हो जाती है। तो आपने पहले देखा होगा, पहले बहुत सारी चिड़िया उड़ती थी, कौवे उड़ते थे, बगला उड़ते थे, बहुत सारे पक्षी उड़ते थे, लेकिन आज के टाइम में इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आगे देखते हैं कि खोज अल्फा किरण की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, बीटा किरण की भी रदरफोर्ड ने करी थी, और गामा किरण की भी पी बिलार्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने करी थी, पी बिलार्ड। इन दोनों की तो एक ही वैज्ञानिक ने करी थी, रदरफोर्ड। अब आप समझिए कि एक किरण और होती है जिसे बोलते हैं एक्स किरण, एक किरण और है जिसे बोलते हैं एक्स किरण, एक्स किरण जिसे बोलते हैं एक्स रेज। एक्स रेज ये वही एक्स रेज है जिसमें हम एक्सरा कराते हैं, इस तरीके का एक्सरा होता है, जैसे ये एक्सरा कराते हैं। इसकी खास बात होती है कि ये मांस के तो आर पार निकल जाती है, लेकिन हड्डी के आर पार नहीं निकल पाती। आपको शायद ये बात पता ही होगी। और इसकी जो खोज करी थी वो करी थी रोजनटन ने। रोजनटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। जिस प्रकार से ये दोनों किरण आदमी को हानि पहुंचाती हैं, ये तो नहीं पहुंचाती है, ये वाली चीज गामा किरण नहीं पहुंचाती है हानि, लेकिन अल्फा और बीटा किरण आदमी को हानि पहुंचाती है। उसी तरीके से एक्स किरणें जो होती हैं आदमी को हानि पहुंचाती है, लेकिन फायदा ही पहुंचाती है। फायदा ये है कि इसमें ये पता चल जाता है कि हड्डी टूटी हुई है या क्या, मतलब कोई बाल वाल आ गया, उससे पता चल जाता है एक्सरे कराने से। लेकिन हानि ये होती है, अगर हम बार बार एक्सरा कराएं तो क्या होता है कि जो मांस है वो गलने लगता है। बार बार एक्सरा कराने से मांस गलने लगता है। जो नवजात शिशु होते हैं उनका एक्सरा नहीं कराना चाहिए, उनका मांस एकदम कोमल होता है, लिचर पिचर, और उसमें बार बार अगर एक दो बार एक्सरा करा दिया तो उनका जो शरीर है वो गल जाएगा, कमजोर हो जाएगा बहुत ज्यादा। और जब एक्सरे करता है कोई आदमी तो वो अपने में क्या एक कपड़ा बांध के रहता है, एक कपड़ा लगा लेता है अपने सीने पे, तो वो होता है पीवी लेड, जो आपको अभी बताया था मैंने, पीवी लेड 82 परमाणु क्रमांक वाला। तो वो पीवी लेड का एक कपड़ा पहन लेता है, जिससे क्या होता है ये एक्स किरणें उसके शरीर को चोट नहीं पहुंचा पाती। चोट पहुंचाने का मतलब कि उसके शरीर से आर पार नहीं होती। जो एक्सरे करता है उसके लिए ये वाली बात हो रही है, वही आदमी पहनता है। और क्या होता है, ऐसी वाइट पट्टी होती है एक्सरे करने के टाइम, ऐसी एक वाइट पट्टी होती है, ऐसे खड़ा कराया जाता है और पीछे से क्या है वो किरणें मारी जाती हैं, तो एक छवि बन जाती है, एक छवि बन जाती है व्हाइट बोर्ड पे, और उससे जाके क्या है एक प्रिंटर मशीन होती है, उसमें लगा के वो एक्सरे निकाल के दे देते हैं। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। और ये एक्स किरणें जो होती है इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि एक्स किरणें को रोजनटन ने करी थी। बार बार एक्सरा नहीं कराना चाहिए। एक्सरा करते समय जो कपड़ा बांध लेता है एक्सरा करने वाला जो डॉक्टर होता है, उसमें वह होता है पीवी लेड जो 82 नंबर वाला होता है, और ये मांस को भेद देती है, हड्डियों को नहीं भेद पाती। नवजात शिशु का बार बार एक्सरा नहीं कराना चाहिए। इसके बारे में भी आपने समझ लिया है, इसके बारे में समझ लिया है। एक स्क्रीनशॉट खींचिए और आगे देखते हैं।
चलिए अब हम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन समझिए। जब कोई भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इधर समझिए, जैसे कोई भारी तत्व है यूरेनियम है, इसकी परमाणु संख्या है 92 और इसका परमाणु क्रमांक है 235। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है और इस पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉन जब इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है। और जब बंटता है तो क्या होता है, इसमें से एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है बहुत ज्यादा। और ये जो न्यूट्रॉन है, जब ये दो भागों में बढ़ता है, फिर तीन नए न्यूट्रॉनों का जन्म होता है। ये तीन नए न्यूट्रॉन हो गए, ये और ज्यादा इसके नाभिक को तोड़ेंगे, फिर उनसे तीन और नए न्यूट्रॉनों का जन्म होता है, वो इसके नाभिक को तोड़ते हैं। इस तरीके से ये क्रिया है चलती जाती है और बहुत ज्यादा ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न होती जाती है। अब ध्यान से समझिए, जैसे पटाखे का कोई बॉक्स है और उसमें पटाखे रखे हैं बहुत सारे, एक पटाखे को सुलगा कर उसमें छोड़ दीजिए, सारे पटाखे एकदम से फटाफट होकर छूट जाएंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से ये यूरेनियम है, यूरेनियम पे क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे। न्यूट्रॉन एक होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इस पर न्यूट्रॉन गिराए जाते हैं। तो ये भारी नाभिक है, इस पर न्यूट्रॉन गिराए जा रहे हैं, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। दो भागों में बढ़ने के बाद क्या है, नए न्यूट्रॉन जन्म लेंगे, एक से तीन बनेंगे, तीन से 9 बनेंगे, और वो क्या है, वो इसे और ज्यादा तोड़ेंगे, और ज्यादा तोड़ते जाएंगे, तो उससे क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी, एक हीट ताप उत्पन्न होता रहेगा, और उससे ही क्या बन जाएगा, बम बन जाएगा। अब होता क्या है कि एक देश है जापान, उसके दो शहर हैं, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। अब इस यूरेनियम को एक बॉक्स में बंद करके एक बम बनाया, लोहे का कोई कवच जैसा, उसके अंदर इस यूरेनियम को भरा। ये तो खुद पढ़ने के लिए तैयार है, अपने आप में अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करता रहता है, जैसा उसमें खुद टूट उसका भरा और उसमें एक स्पार्क, एक चिंगारी दे दी। ये इतनी तेज ब्लास्ट करा कि हिरोशिमा और नागासाकी जो दो शहर है जापान के, उनके ऊपर गिराया गया था अमेरिका द्वारा 1945 में। तो उस समय क्या हुआ, पूरे जो दो शहर थे, पूरे दो शहर एकदम खत्म हो गए। अब क्या होता है कि जब ये यूरेनियम का बम जब फटता है तो यूरेनियम से बनाया जाता है, एक होता है पोलेनियम 239, एक पोलेनियम होता है, एक यूरेनियम होता है। ये दोनों रेडियो सक्रिय तत्व हैं, रेडियो एक्टिविटी तत्व हैं। इन पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो क्या होता है, ये आग लगाई जाती है। ये इतनी अनलिमिटेड आग उत्पन्न कर देते हैं कि बुझानी मुश्किल हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। आई होप जो मैंने आपको कुछ बोला समझ में आया होगा। नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि अनियंत्रित, ये नियंत्रण में नहीं रहती। दो प्रकार की क्रिया होती है, एक तो नियंत्रित और एक होती है अनियंत्रित। अनियंत्रित है तो वो बन जाएगी बम, और नियंत्रित है तो उससे बनाते हैं हम बिजली। अब बिजली कैसे बनती है, चलिए समझते हैं। देखिए, बिजली बनाने के लिए जैसे ये दो चुंबक हैं, इन चुंबक के बीच एक शाफ्ट होती है यहाँ पे, और यहाँ पे पंखड़ी लगी होती है इस तरीके से। ये कोई नहर है, इस नहर में पानी चल रहा है, तो पानी के बहाव से क्या होगा, ये पंखड़ी घूमेंगी तो शाफ्ट घूमेगी, ये इधर चुंबक है, ये भी चुंबक है, तो इससे पीछे से क्या है, करंट बन जाएगा, और वही क्या बन जाती है, बिजली बन जाती है। अब होता क्या है कि इस बिजली को बनाने के लिए इस नदी का उपयोग ना करके हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बॉयलर लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, नीचे आग लगाते हैं, पानी गर्म होता है, इस पानी को इस पंखड़ी पे इस तरीके से भाप के रूप में इस पर मारते हैं, तो ये क्या है, घूमने लगती है। जब घूमने लगती है तो इसके बीच ये जो है ये घूमने लगेगी साफ्ट, और क्या होगा, बिजली बनने लगेगी। अब एक बार बताइए, इस पानी को गर्म करने के लिए कोयले का यूज करेंगे, लकड़ी का यूज करेंगे, किसी भी चीज़ का यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी। तो उस समय क्या करते हैं हम, जो यूरेनियम अभी हमने पढ़ा है, यूरेनियम 235, ये वाली जो चीज़ होती है, इस चीज़ को हम यहाँ पे जलाते हैं, और ये इतनी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करता है, इतनी मात्रा में प्रकाश, हीट, इतनी मात्रा में इस पानी को गर्म कर देगा। एक छोटी सी चीज़, जैसे जितना बड़ा ये मार्कर है, इतना बड़ा मार्कर, ऐसे मान लीजिए कि पूरे एक जिले को, जैसे मुरादाबाद जिला है, उस मुरादाबाद जिले को पूरे 10 दिन के लिए बिजली उत्पन्न कर सकता है, मार्कर जितना यूरेनियम। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि मार्कर जितना यूरेनियम
पूरे मुरादाबाद जितने शहर को बिजली दे सकता है। इतनी बिजली बन सकती है इससे। इससे तरह पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होकर क्या, ये जो टरबाइन होती है, इस टरबाइन की पंखड़ी घूम सकती है। अब इससे क्या होता है कि कभी कभी इसमें ना ब्लास्ट हो जाता है। ये यूरेनियम जो है ये अनियंत्रित हो जाता है, बम का रूप धारण कर लेता है। जैसे एक फोक्यूकी नाम से एक शहर है जापान के अंदर, उसका जो परमाणु घर था वो ब्लास्ट हो गया। एक चर्नोबिल प्रीपियत, एक अदर कंट्री में है चर्नोबिल प्रीपत, तो उसका क्या था, शहर का नाम है चर्नोबिल प्रीपत, एक देश के शहर का नाम है। तो उसमें भी परमाणु बिजली घर था वो खुद ब्लास्ट कर गया। उसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा हानि हुई। अभी अपने यहाँ पे नरोरा है, नरोरा उत्तर प्रदेश, यूपी नरोरा उत्तर प्रदेश, 1991 में परमाणु बिजली संयंत्र बनाया गया था, वहाँ पे भी यूरेनियम का यूज होता है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा।